युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 91। इधर मेहता बंगलो। देर रात के बाद रेहान घर आया और आते ही सीधे अपने कमरे में गया। इस वक्त तो उसके डैड अपने बेडरूम में सो गए थे, क्योंकि वह खुद ही देर से आया था और वह गुस्से में भी नज़र आ रहा था। अगर इस वक्त कोई उससे बात करता तो न जाने वह क्या कर बैठता। इस वक्त उसके कोई सर्वेंट भी वहाँ पर नहीं थे सिवाय कदम के। रेहान अपने कमरे में आया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कदम का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वह जाकर उसे पूछे कि डिनर करेगा कि नहीं करेगा। वह तो नीचे लिविंग एरिया में ही था। रेहान दरवाज़ा बंद किया और वॉशरूम की तरफ जाते जाते अपने एक एक चीज़ निकाल कर फेंकते जा रहा था। पहले तो उसने अपना कोट निकाल कर फेंका, बाद में टाई निकाल कर फेंका, वॉच, मोबाइल सब टेबल पर फेंक एक सीधे वॉशरूम में चला गया। बहुत देर तक वो वॉशरूम में था, पता नहीं क्या कर रहा था, और फिर वॉशरूम में से बाहर आया। वह इस वक्त टॉवेल पर ही था और जाकर मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों से देखकर पता चल रहा था कि वह गुस्से में है, पर शावर लेने की वजह से थोड़ा गुस्सा उसका ठंडा हो चुका था और वह वार्डरोब से नाइट कपड़े निकाल पहन लिया और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया। उतने में उसका दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। वह अपने बाल ड्राई कर ही रहा, जैसे उसे पता होगा दरवाजे पर इस वक्त कौन आया रहेगा, और जब उसने अपने बाल सुखा लिया तो जाकर दरवाज़ा खोला तो बड़ी हिम्मत करके कदम आया हुआ था और अपने हाथों को उलझाते हुए बोला, साहब खाना लगा दूँ? रेहान कोल्ड वॉइस में बोला, क्या मैंने तुम्हें कहा खाना खाने के लिए? नहीं ना, तो फिर जब मुझे भूख लगेगा तो मैं खा लूँगा, तुम जाओ। कदम तुरंत वहाँ से जाने लगा और मन ही मन खुद से कहने लगा, शुक्र है कि साहिब ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत गुस्से में है। कदम के जाने के बाद रेहान ने वापस दरवाज़ा बंद किया और सीधे एक बोतल ड्रिंक और सिगरेट लेकर बैठ गया। सोफे पे बैठा और अपना पैर टेबल पर टिका दिया। रात इतनी काली गहरी थी, ऊपर से ठंड हवाएं बह रही थी। रेहान अपनी राइट हैंड से सिगरेट दबाया तो लेफ्ट हैंड में कांच के ग्लास में शराब। उसके चेहरे पर परेशानी तो साफ झलक रहा था। स्मोक भी कर रहा था, ड्रिंक भी किए जा रहा था और उसकी नज़र इस वक्त बालकनी के रेलिंग को घूर कर देख रहा था। उसे नैना के बाद से इतना चोट पहुंचा था कि रिमाइंड करके उसकी बातें सोच रहा था। उसने आज जो उसका रूप देखा था वह भी हैरान हो गया, क्योंकि जो इतनी नैना सीधी सादी दिखती थी, पर आज वह गुस्से में एकदम भयानक रूप ले ली थी। शराब की एक एक ही घूंट पी रहा था और नैना के बारे में सोच रहा था। वह उसकी बातें रिपीट भी किए जा रहा था और खुद से बोला, माना मेरी गलती है, पर मैं उसके लिए माफ़ी तो मांग रहा हूँ, फिर ये लड़की माफ़ क्यों नहीं कर रही? इतना एटीट्यूड किस बात का है? और तो और खुद भी तो मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया उसने। मुझे उस मयंक के साथ कंपेयर किया, कहाँ वह कहाँ मैं। मैंने कभी इस लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं किया और उसने मुझे उस छिछोरे लड़के के साथ कंपेयर किया। माना मुझसे गलती हो गया, उसके लिए तो मैं उससे सॉरी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर नहीं, उसे तो नखरे दिखाना है। अब मैं डैड को क्या जवाब दूँगा? उन्होंने तो आज पूरा दिन इंतज़ार किया होगा कि आज नैना बहू आने वाली है। ऐसा मेरे तरफ से उसे क्या कमी पड़ रहा है जो इतना मुझसे नाराज़ हो गई है? गलती तो मुझे मेरी पता है, इसके अलावा। एक बोतल शराब पीते पीते रेहान यही सब सोच रहा, फिर भी उसका दिमाग काम नहीं किया। पर उसे एक दिमाग में यह बात आया कि उसकी वजह से रिश्तों में कितनी दरार आया है। उसका दोस्त दूर हो गया,
उसकी वाइफ दूर हो गई। माना यही लोग जीने का सहारा है कि डैड भी उससे नाराज़ थे। जब उसने वापस गिलास मुंह के पास लगाया तब उसे जाकर समझा कि शराब कब ख़त्म हो गया। तो उसने बोतल उठाकर देखा तो बोतल भी ख़त्म हो गया। सोफे से उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए कदम कमरे के अंदर रखा। बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा था, नैना नैना, बहुत जल्दी तुम्हें मैं यहाँ लेकर आऊँगा। उसने बालकनी का डोर बंद भी नहीं किया और लड़खड़ाते हुए बेड पर आकर लेट गया और जैसे बेड पर गिरा वैसे ही आंखें बंद कर सो गया। सुबह का वक्त, युग का कमरा। 6 बजे युग जब सोकर उठा तो उसी के साथ मन्नत भी उठी और उसे आज इतना जल्दी उठता देख युग बोला, गुड मॉर्निंग विश किया और साथ ही साथ में ये भी कहा कि क्या बात है मिसेस बजाज तो आजकल जल्दी उठने लगी हैं और बिजी भी रहने लगी हैं। मन्नत उठकर बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी जो कि सोने की वजह से इधर उधर हो गए थे और वह अच्छे से अपने नाइट ड्रेस का नोट बांधी और साथ ही साथ में यह भी बोली, ऐसी बात नहीं है युग, माँ और दादी चाहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन बनूं, तो इसलिए वे लोग मुझे सब कुछ सिखा रही हैं और मुझे पता है कि यह सुन अब तुम्हें जलन होगा मुझसे। उसकी बातें सुन तो युग खुद को मुस्कुराने से रोक न सका और मुस्कुराते हुए आगे बोला, क्या सच में? यह तो गुड न्यूज़ है और फिर मुझे तो पार्टी देना पड़ेगा, स्पेशली मुझे इस मेंशन की मालकिन जो तुम बनने जा रही हो। अब तो मन्नत भी मुस्कुरा दी और युग के एकदम करीब आकर बोली, सिर्फ मेंशन की नहीं, बजाज इंडस्ट्री की भी और तुम्हारी भी। अब देखना मैं तुम्हारे 1 रुपए का हिसाब रखूंगी। तुमने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सब अपने नाम करूँगी। मन्नत इतना बोल हंसने लगी। वहीं युग उसकी कमर को पकड़ अपने गोद में बिठा लिया और उसके कंधे पर अपना चिन रख रब करते हुए बोला, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरी बीवी मेरे आधे काम करने के लिए तैयार है। युग की बातें सुन मन्नत तुरंत अपना चेहरा थोड़ा आगे की और युग के तरफ देखते हुए बोली, सॉरी युग, मुझे नहीं इतना काम करना, मुझे इतनी जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। तुम नहीं थकते पर मैं तो थक जाती हूँ, मुझे इतना सारा काम नहीं होगा। तुम्हें पता है जब दादी मुझे समझा रही थी और रिश्तेदारों के नाम बता रही थी, इसको सोना चांदी दिया वह सब वगैरह वगैरह, मुझे तो उन सब का हिसाब रखने में इतना मुश्किल हो रहा था। और तुम्हारे ख़ानदान भी कोई छोटे मोटे नहीं है, इतने ख़ानदान के ख़ानदान भरे पड़े हैं और लेन देन भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा करते हो। युग बेड से उठ खड़ा हुआ और एक नज़र मन्नत की तरफ देख बोला, अब उठ गई हो तो चलो मेरे साथ, थोड़ा वर्कआउट कर लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा। मन्नत भी बेड पर से उठी और युग के गले में हाथ डाल बोली, मैं इतना जल्दी वर्कआउट वगैरह नहीं करने वाली। जब मेरा फर्स्ट बेबी हो जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगी ताकि मैं स्लिम हो जाऊं। मन्नत के मुंह से सुबह सुबह बच्चे का नाम सुन तो युग अपनी आंखें छोटी कर लिया और अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए बोला, सच में तुम्हें बच्चे चाहिए? अब जाकर मन्नत को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोली और उसे शर्म आने लगा। शर्माते हुए नज़रें अपनी नीचे की और नज़रें झुकाए ही जाने को हुई और जाते जाते ये भी बोली, युग मुझे फ्रेश होना है। पर वह जा पाती कि युग उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच अपने करीब कर लिया और बोला, अगर तुमने इतना सब सोच लिया है तो ये भी सोच लिया होगा कि बच्चे कब तक होने चाहिए। अब युग ने मन्नत को टाइटली पकड़ लिया था, अब वह उसकी बाहों से छूट नहीं सकती थी। तो मन्नत अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख बोली, युग, दादी ने कल
भी मुझसे यही कहा कि कभी इस घर में बच्चों की रोने की आवाज़ आएगी। फिर तुमने क्या कहा? युग ने वैसे ही पूछा। मैंने तो कुछ नहीं बोली, पर दादी की बातें सुन ऐसा लगता है कि उनकी ख्वाहिश ही पूरी कर दूं। पर मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना जल्दी मैं माँ नहीं बनना चाहती। युग ने उसे अपने गले लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं, तुम जब कहोगी तब हम बेबी प्लान कर लेंगे। मन्नत उसके गले लगते हुए बोली, पहले मैं तुम्हारे ऑफिस का काम सीखूंगी, फिर उसके बाद बेबी प्लान करूंगी, ताकि मेरा जब बच्चा आए तो सिर्फ उसे टाइम दूंगी। सुबह सुबह मन्नत की बातें सुनी युग तो बहुत खुश हो गया था कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा समझदार पर दिखाती नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ में आलसी जो है, पर उसे जिम्मेदारी दिया जाए तो वह बखूबी निभाना जानती है। युग उसे खुद से दूर किया और बोला, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मैं तब तक वर्कआउट करके आता हूँ। मन्नत सीधे वॉशरूम में चली गई। वहीं युग कमरे से बाहर निकला और वर्कआउट के लिए चला गया। वर्कआउट में गया तो उसके पहले ही मोनिका वहाँ पर थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रात भर सोई नहीं हो, और युग को देखते ही उसे रात वाला सीन याद आ गया। युग मन्नत को किस तरह किस किया और वह मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में युग मन्नत से प्यार करने लगा है, उसे पसंद करने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत उसके कमरे में रहती है तो अट्रैक्शन हुआ रहेगा, पर प्यार तो नहीं कर सकता है। मोनिका को सुबह सुबह देख युग उसे हैरानी से देखने लगा कि आजकल ये क्यों इतना जल्दी आ जाती है, पर वह उसे पूरी तरह इग्नोर करके वर्कआउट पर ध्यान देने लगा। वहीं मोनिका जानबूझकर जिम में पहले आई थी और वह बार बार अपनी तिरछी नज़र से युग को ही देख रही थी। युग को समझने की कोशिश कर रही थी, उसके हाव भाव को जानना चाहती थी, क्या सच में मन्नत से प्यार करने लगा है? पर युग का जो एटीट्यूड था उससे तो और बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। युग तो अभी भी उसे पहले जैसा ही युग दिख रहा था, जैसे कि किसी को भी भाव नहीं देता। पर जो उसने रात को देखी वह भी तो वह भूल नहीं पा रही थी, और उसके बर्थडे वाले दिन वे दोनों साथ में टाइम स्पेंड किए, तो ज़रूर उनके बीच में कुछ तो हुआ ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। यही सब मोनिका सोच के परेशान हो रही थी, पर उसे क्या पता कि इन दोनों का रिश्ता किस हद तक पहुंच गया। घंटे भर के बाद मन्नत फ्रेश होकर रेडी हुई और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गई, और उधर युग जब अपना वर्कआउट फिनिश किया तो कमरे में आया तो मन्नत नहीं थी, और वह अभी फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। 8:30 बजे तक वह फ्रेश हुआ और वॉशरूम से बाहर निकला और अपने बिजनेस सूट पहन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया, और नीचे आया तो पूरा महफिल जमा हुआ था। काव्या, राहुल, दादी, मीरा जी, मन्नत और मोनिका सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रौनक की बातों पर ठहाके मारकर हंस रहे थे। रौनक सुबह सुबह कॉमेडी किए जा रहा था और उसके लिए हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा था, जैसे कि उसे किस टाइप की लड़की से शादी करना चाहिए। सुबह सुबह रौनक की शादी की बातें चल रहा था। दादी ने भी अपनी राय देते हुए बोली, इसके लिए मैं गांव से ही लड़की लेकर आऊँगी जो इसे अच्छे से सुधारे, क्योंकि यह बिगड़ा हुआ उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब तो दादी की बातों पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अभी युग भी चुप बैठा था और वह भी नज़र उठाकर रौनक की तरफ देखा, जो कि अब उदास होकर सबके तरफ देख रहा था। आज दादी उसका बहुत उड़ा रही थी और उसको उदास होता देख अब सभी लोग शांत हो गए। सभी लोग नाश्ता करने लगे। युग भी अपना नाश्ता करना चालू कर दिया। थोड़ी ही देर
के बाद सभी का नाश्ता ख़त्म हुआ और युग ऑफिस के लिए निकल गया और बाकी के लोग अपने अपने डेली रूटीन में काम करने लग गए। जब कार में आकर बैठा तभी उसे एक कॉल आया और कॉल युग ने रिसीव किया तो कॉल के दूसरी ओर से आवाज़ आया, सर कमिश्नर साहब ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो आप कब तक आ सकते हैं मिलने के लिए। इधर से युग बोला, मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ कि मुझे कब आना है। कॉल की दूसरी ओर से आवाज़ आए, जी ठीक है, आपको जब आना होगा तो आप आने से पहले बता दीजिएगा। इधर से युग ने हम बोला और दोनों ने कॉल काट दिया। कॉल कट होते ही युग ड्राइवर को बोला, जल्दी ऑफिस चलो। ऑफिस पहुंचते ही युग शेरा को एक काम दिया और उससे कहा कि यह काम अभी और जल्दी होना चाहिए। युग का ऑर्डर पाते ही शेरा ऑफिस से बाहर निकला और कार में बैठ कहीं चला गया। 1 घंटे के बाद बजाज इंडस्ट्री में मयंक शर्मा का एंट्री हुआ और उसे किसी ने रोका नहीं। वह अंदर आया और रिसेप्शनिस्ट से बात किया और रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत युग के कैबिन में जाने का परमिशन दिया। ऑफिस का एक गार्ड उसके पास आया और अपने साथ ऊपर फ्लोर पर लेकर गया और युग के कैबिन के पास छोड़कर साइड में खड़ा हो गया। मयंक कैबिन का दरवाज़ा खोल अंदर एंटर हुआ। अंदर युग को भी पता था कि मयंक ही आ रहा है, इसलिए उसने अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। मयंक को देखकर युग अजीब सी स्माइल दिया जो समझना बहुत मुश्किल था और मयंक सीधे युग के डेस्क के पास जाकर खड़ा हुआ और वह भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे यहाँ बुलाने का कारण जान सकता हूँ। रीज़न तो बहुत है बुलाने का, उसके पहले तुम बैठ जाओ। यह सुन मयंक बोला, मैं यहाँ बैठने या दोस्ती यारी करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा गार्ड गया था मुझे बुलाने और यह जाहिर सी बात है वह तुम्हारे कहने पर ही गया होगा मुझे बुलाने के लिए। तो और अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। युग ने हाउसकीपिंग को कॉल किया और कहा 2 कप कॉफ़ी लेकर आए। उसके मुंह से कॉफ़ी का ऑर्डर सुन तो मयंक को गुस्सा आ रहा था और उसको गुस्सा करता देख युग मुस्कुराते हुए बोला, मेरे यहाँ कोई भी आता है तो हम उसे अपना गेस्ट समझते हैं। अगर तुम नहीं बैठना चाहते हो तो कोई बात नहीं, खड़े रहकर ही सुनो। यह सुन मयंक लंबी सांस भरते और जाकर चेयर पर बैठ गया। युग शांति से मयंक की तरफ देख रहा था। उसको इस तरह देखता देख मयंक को गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या तुम मुझे देखने के लिए बुलाए हो या तुम्हारे दिमाग में कोई साजिश चल रहा है, जैसे मेरे भाई को तुमने फंसाया उसी तरह। मयंक की बातें सुन युग मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें फंसाने के लिए मुझे साजिश करने की ज़रूरत पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मयंक शर्मा, तुम यहाँ आए हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ और यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना सुन मयंक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसको इस तरह हंसता देख युग ने अपनी आंखें छोटा कर लिया और मयंक अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है जो करना है कर दो। तुम क्या करोगे, मुझे मार दोगे? मेरे एक भाई की तो तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी भी कर दो, चलो जल्दी करो। उसकी बेहूदी बातें सुनी युग बोला, मयंक अगर मुझे ये सब करना होता ना तो मैं कब का कर लिया होता, इनफैक्ट तुम्हारे भाई के साथ भी, पर नहीं। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अपने भाई के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सच्चाई नहीं पता, पर मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे आँखों पर पर्दा लगा हुआ है। युग की बातें सुन मयंक बोला, तुम्हें
क्या लगता है तुम जो कहोगे और मैं यकीन कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया है ना हमारे फैमिली के साथ, और मैं कभी भूलूँगा नहीं, समझे तुम? युग बोला, तुम मेरा बदला लेने के लिए तुमने पीहू के साथ ये सब कुछ किया ना? अगर तुम्हें इतना ही बदला लेने का शौक था तो मेरे साथ लेते, मुझे परेशान किया होता। मयंक गुस्से में युग की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, सही कह रहे हो तुम। मुझे ना बदला तुम्हारे साथ ही लेना चाहिए था, ना कि पीहू के साथ। पर कभी मौका मिला ना तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ बदला लेकर रहूँगा। ये मयंक शर्मा का वादा है। कभी तो कोई तुम्हारी कमज़ोरी मुझे मिली ही जाएगी। मयंक की बातों से युग का गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि वह अभी तक बहुत शांति से अच्छे से पेश आ रहा था, पर अब मयंक हदें पार करने लगा था। युग गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत घमंड है ना? तो यह देखो अपने भाई की करतूत। यह सीसीटीवी कैमरा है और यह कुछ ठोस प्रूफ है जो तुम्हारे भाई के बारे में सब डिटेल्स है। पहले इन्हें देखो फिर जज करना। और दूसरी बात, आज ही मुझे कमिश्नर का कॉल आया था और उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने का परमिशन दिलवाता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं ना, तो गवर्नमेंट की बातों पर तो यकीन करोगे तुम, उसे तो झूठ नहीं कहोगे। जिस तरह से युग बोल रहा था उसकी बातें सुन तो मयंक गौर से सुन रहा था, क्योंकि युग के बातों में बहुत दम था। वहीं फालतू बातें तो नहीं बोलेगा। मयंक कभी युग के तरफ देख रहा था तो कभी पेन ड्राइव के तरफ। उसे बहुत अजीब लगने लगा कि जो युग बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, पर नहीं, वह तो अपने भाई को अच्छे से जानता था कि उसका भाई कभी ये सब काम नहीं करता जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। युग ने वह पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाया और मयंक की तरफ करके दिखाने लगा, जिसमें युवराज के काले करतूतों के सबूत थे। सबसे बड़ा जो हाईलाइट न्यूज़ हुआ था, ब्राज़ील गैंग में उसने काम किया था। पहले तो युग ने उस पेन ड्राइव में और वीडियो ऑन किया जो उसके सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था कि युवराज ने किस तरह से युग को फंसाने के लिए ड्रग्स का काम किया था। पर युग के आदमियों ने वक्त रहते ये सब पकड़ लिया था और यूं ही बहुत सारे उसके करतूतों के थे जो कि एक एक करके युग मयंक को दिखाने लगा। मयंक की नज़रें इस वक्त लैपटॉप के स्क्रीन पर था। वह इतना खो गया था कि वह सब देखने में वैसे यकीन नहीं हो रहा, और सीसीटीवी में साफ साफ उसका भाई दिखाई दे रहा था। उसे देख मयंक के चेहरे पर एकदम भाव चेंज हो गया, जो कि युग भी अच्छे से देख पा रहा था। युवराज इस काम में बहुत परफेक्ट हो गया था। वह बड़े बड़े बिजनेसमैन का डिटेल्स निकाल कर और माफिया गैंग को इंफॉर्मेशन देता था और उन्हें ड्रग्स के मामले में फंसाना, उन्हें ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे निकलवाना, ये सब काम करने में माहिर हो गया था। और जब युग को फंसाना की साजिश रचा तो ना ही युग ने उसे छोड़ा, युग ने अपना बखूबी बदला लेकर रहा। उसने उसके सगाई वाले दिन ही एक्सीडेंट करवा दिया था। गाड़ी तो युग का था पर एक्सीडेंट युग ने नहीं किया था, बल्कि उसके आदमियों ने किया था। अगर उस वक्त युग होता तो वह तो उसे जान से ही मार दिया होता। यह सब देख मयंक परेशान होने लगा। वह इतना परेशान हो रहा था कि युग भी उसकी परेशानी अच्छी से देख पा रहा था। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि मयंक की प्रॉब्लम और बढ़े। युग ने लैपटॉप बंद कर दिया। फिर भी मयंक की नज़रें वहीं थी। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाए, जिसे देख युग बोला, मयंक। इतनी तेज आवाज़ सुन मयंक अपने सेंस में आया और हड़बड़ाते हुए युग की तरफ देखा और अचानक से गुस्से में बोल पड़ा, मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ज़रूर तुम्हारा उसे फंसाने का कोई नया ट्रिक है। मैं नहीं यकीन करता। युग कुछ कहता कि उतने में हाउसकीपिंग कॉफ़ी लेकर आया। युग ने उसे आने का परमिशन भी दिया और वह कॉफ़ी उसके टेबल पर रख चला गया और तुरंत वहाँ से चला गया। हाउसकीपिंग दोनों के लिए कॉफ़ी रखकर वहाँ से तुरंत चला गया। उसके जाते ही युग अपने हाथ में कॉफ़ी का मग उठाकर मयंक के तरफ बढ़ाया। मयंक इतना चिढ़ा हुआ था कि उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। वह एक एक करके सोचने लगा कि उसका भाई उसे किस तरह से प्यार करता था, घर पर रहता था, पर यह सब काम उसने कब किया और कब करता था। माना वह दो दिन घर नहीं आता था तो वह क्या यही सब काम करता था। और बीच बीच में वह बिजनेस ट्रिप बोलकर बाहर जाता था। जब मयंक अपने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था तो क्या उसका भाई यह सब काम करता था। वह इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि युग वापस बोला, मयंक कॉफ़ी पियो, ठंडी हो जाएगी। युग की आवाज़ सुनकर मयंक तुरंत उसके तरफ देखा और युग को देख न जाने क्यों मयंक को और भी गुस्सा आने लगा और वह अपनी उंगलियों से अपने माथे पर रब करने लगा और साथ ही साथ में अपने गुस्से को कंट्रोल किया। युग उसकी परेशानी अच्छे से समझ पा रहा था कि अचानक से कोई ऐसी प्रूफ दिखाए तो यकीन करना मुश्किल होता है और ख़ास करके जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, उसके बारे में तो और भी यकीन नहीं होता। मयंक कर्कश आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पीना तुम्हारी कॉफ़ी। युग इतना किसी को भाव नहीं देता था, पर वह आज मयंक को उसको दे रहा था क्योंकि वह उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाला था। और जब उसकी लाइफ उसने देखा, मयंक अभी कुछ साल पहले उसने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया और अब वह अपने पापा के ऑफिस ज्वाइन कर लिया और उसके भाई के साथ ऐसा होने के बाद वह अंदर से बहुत टूटा हुआ है। वह पीहू से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। वह पहले थोड़ा शर्मीला भी था और बहुत कम बोलने वाला भी था, पर इन सब हादसों से आज चिड़चिड़ापन करने लगा था। युग समझ सकता था कि अभी छोटा होने के नाते उसके अंदर ये सब चीज़ है और उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है और उसका बड़ा भाई ने तो कुछ अलग ही कांड कर बैठा है और उसके पापा घर छोड़कर चले गए हैं। ये भी युग को इन्फॉर्मेशन में मिल गया जिससे उसके दिमाग पर ज़्यादा असर पड़ा है। युग उसकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पा रहा था और इस वक्त ऐसा कोई नहीं था उसके पास जो उसके इस दर्द को उसे बाहर निकाले। मयंक गुस्से में चेयर पर से उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा कि युग जिस पोजीशन में वहाँ बैठा था कॉफ़ी पीते हुए उसी पोजीशन में बोला, मुझे तुमसे तुम्हारे मामले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है वह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बीवी के वजह से, क्योंकि वह अपनी बहन को लेकर परेशान है और वह परेशान है तो मैं परेशान हूँ और मैं परेशान हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं परेशान हूँ तो मैं सबको परेशान करूँगा। युग की इस बातों में धमकी थी या ऑर्डर, मयंक को नहीं समझ पा रहा और वह पीछे मुड़ा और युग को घूरकर देखने लगा। युग भी उसे ही देख रहा था। युग इतना बोल कॉफ़ी पीने पर ध्यान देने लगा। वहीं मयंक जो जाने को मुड़ा था अब युग के एकदम सामने खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले गुर्राते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो। युग का नज़र अभी भी अपने कॉफ़ी के मग पर था। वह बिना नज़र उठाए ही बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए और तुम मुझे क्या दे सकते हो। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए। यह सुन मयंक बोला, फिर यह सब दिखा कर क्या तुम मेरे भाई के खिलाफ मुझे भड़काना चाहते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से उसके साथ रहा हूँ, एक ही प्लेट में खाना खाया हूँ, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो तुम कुछ भी साजिश करो, मैं
अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। मयंक की बातें सुन युग खुद को हंसने से रोक न सका और वह हंसने लगा। उसको हंसता देख मयंक को और भी गुस्सा आने लगा। चिढ़ते हुए बोला, हंस लो, पर अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मुझे पता है तुम किस लिए मुझे यहाँ बुलाए हो। अब युग खुद के चेयर से उठा और मयंक के पास आया। वह भी अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले बड़े शान से खड़ा था। मयंक की आंखों में देखते हुए बोला, तुम अपनी जगह बहुत सही हो और तुम्हारे जो अपने भाई के लिए भरोसा है ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए, पर सही के लिए। तुम एक बार मेरे साथ कमिश्नर के पास चलोगे और सारी बातों को तुम अच्छे से प्रूफ के साथ तुम्हें देखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें यकीन आएगा। भले चाहे तो तुम मेरे साथ मत चलो, तुम अकेले वहाँ जाकर सब कुछ देख सकते हो, सच्चाई का पता लगा सकते हो। युग अब सीरियस होकर बोल रहा था। वहीं मयंक भी सीरियस होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि जब भी युग सीरियस होकर बातें करता है तो सामने वाला भी उसी तरह सुनने के लिए बेकाबू हो जाता। युग आगे बोला, क्या हुआ? तुम बहुत सारे वकीलों के पास गए थे अपने भाई की जमानत के लिए, इस केस को लड़ने के लिए। क्यों किसी वकील ने नहीं लड़ा? वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ड्रग्स सप्लाई करता था। यह कोई छोटी मोटी क्राइम नहीं था, बहुत बड़ा क्राइम था। और वह तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई किस लेवल तक का क्राइम पहुंच गया था। कोई एक चीज़ हो तो मैं तुम्हें बता सकूं, वह लड़कियों की सप्लाई भी करता था। युग के मुंह से लास्ट वाली लाइन सुन मयंक जोर से चिल्लाया और अपने दोनों हाथों से कान पर रख लिया और चिल्लाते हुए बोला, बस करो प्लीज़, बस करो, मैं और नहीं सुन सकता। मयंक अपनी आंखें बंद करके यह बोल रहा था कि उतने में युग बोला, सुन नहीं सकते? और जिस दिन तुम देखोगे सच्चाई उस दिन कैसे एक्सेप्ट करोगे? बताओ, आज नहीं तो कल तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मयंक। और यही वक्त है कि चीज़ों को जानो और समझो और रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। अब जाकर मयंक अपनी आंखें खोला और युग की तरफ देख रहा था। मयंक की आंखों में बहुत उदासी था जो युग अच्छे से देख पा रहा था। युग उसे समझाते हुए आगे बोला, तुम समझदार बहुत हो, पर तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे इस उम्र में तुम्हारे भाई, तुम्हारे डैड, सबकी ज़रूरत तुम्हें चाहिए था, पर आज तुम अकेले पड़ गए हो। मैं तुम्हारा तकलीफ़ समझ सकता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इसी दर्द के साथ अगर तुम उठ खड़े हो गए तो तुम्हें लाइफ टाइम कोई नहीं झुका सकता। और अगर तुम सच्चाई को झुठलाते रहोगे, सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद के लिए नहीं लड़ोगे, तो इस दलदल में तुम धंसते जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय खालीपन। और यह जो दुनिया है और दर्द तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि अपने दर्द को साइड में रखो, चीज़ों को समझो। तुमने जाने अनजाने में बहुत गलती कर चुके हो। आज तुम्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वह तुम वही खो चुके हो। तुमने अपने डैड को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया। क्या है तुम्हारे पास जो इतनी कूद रहे हो? मैंने तुम्हारा बिजनेस प्रोफाइल चेक किया, मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई ज़्यादा काम कर रहा है। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे भाई क्राइम करके सलाखों के पीछे आराम कर रहा है। युग जैसे जैसे बोलते जा रहा था, मयंक की आंखों एकदम लाल हो चुकी थी। अगर युग ऐसे ही बोलता रहा तो ज़रूर मयंक रो देगा, क्योंकि युग की बातें अब उसके दिल पर घाव करना चालू कर दिया। वहीं युग आगे बोला, अपने दिल से पूछो, क्या तुम पीहू से प्यार नहीं करते थे? अगर नहीं करते थे तो ठीक है, अगर करते थे तो कैसे जियोगे पूरी ज़िंदगी? कहाँ गया तुम्हारा प्यार? कहाँ है इस वक्त?
बदला तो तुमने बड़े अच्छे से लिया। माना तुमने बदला लिया और तुम्हें उस चीज़ की खुशी मिल गया। क्या अब तुम हैप्पी हो? बताओ, क्या तुम चैन से जी पा रहे हो? कितने साल जियोगे? 1 साल, 2 साल, फिर तुम्हारे लाइफ में कोई और लड़की आएगी। क्या वह तुम्हें पीहू जैसा प्यार करेगी? उसके जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा मयंक शर्मा। और कोई मिली भी ना, अगर उसने तुम्हारे साथ धोखा करके गई तो तुम्हारा भी भ्रम तोड़ के जाएगी। यह मेरी बात ना अपने दिमाग में किसी फाइल में सेव करके रखना कि युग बजाज ने क्या कहा था। मयंक हाँफते हुए युग के तरफ देख बोला, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनना, प्लीज़ मुझे घर जाना है। उसके हालात बिगड़ने लगा था, जो युग अच्छे से देख पा रहा था, और युग जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाए कि मयंक पीछे हो गया। युग जानबूझकर उसके हाथ पकड़ के उसे थोड़ा आगे लाकर सोफे पर बिठाया। युग अच्छे से समझ गया कि उसे बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और जब वह कमिश्नर के पास जाएगा तो ब्राज़ील गैंग में उसके भाई ने काम किया है। अगर वह सब वीडियो और सारे पिक्चर्स देखा तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगा। मयंक अपने मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि मयंक जहाँ तक न्यूज़ देखा था वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि उसके भाई इसमें फंसा दिया गया या फंस गया है, पर वह बेचारा आज इस दलदल में फंसा कि 1 हफ्ते तो उसका भाई सलाखों में गया, और एक ही दिन में उसका प्यार, उसके डैड एक ही दिन में सब तितिर बितिर हो गए। युग ने बिस्लरी का पानी मयंक की तरफ बढ़ाया। मयंक ने भी अपनी उसे हाथ से लिया और एक ही सांस में छोटी सी पूरी बोतल पी गया, और वह आंखें बंद करके 5 मिनट खुद को शांत करने लगा। वहीं युग भी शांति से खड़ा था, उसके हाव भाव को देख रहा था। युग के भी दिमाग में 1000 सवाल थे, और अभी युग कुछ नहीं बोला। वह नहीं चाहता था कि मयंक के दिल और दिमाग पर असर पड़ा है और वह खुद को तकलीफ दे, इसलिए वह खुद मयंक को बोला कि मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। हम इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। इतना बोली युग ने शेरा को अंदर बुलाया, पर जब शेरा अंदर आया तो युग बोला, इन्हें इनके घर छोड़कर आ जाओ। युग की यह साइड देख मयंक उसे देखने लगा। वो समझना चाहता था कि युग जितना नाम बाहर बदनाम है, वह ऐसा है वैसा ही खड़ूस है, निर्दयी है, पर इसके अलावा तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मयंक अपने मन ही मन सोच रहा था, और अब सोफे पर से उठा और बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊँगा। यह सुन युग बोला, मयंक तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हो। गार्ड के साथ घर जाओ, जाकर आराम करो, और जब तुम्हें कभी लगे इन सब बातों पर ध्यान देना तो चाहिए। तुमसे कहाँ गलती हुआ है तो तुम खुद आकर मुझसे मिलना, और दूसरी बात, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़ा हो जाऊँगा। युग की बातें सुन मयंक उसे क्या ही जवाब दे। वह तो उसे एकटक उसे ही देखता रहा और अपनी नज़रें नीचे झुका कैबिन से बाहर निकला, और उसके पीछे शेरा भी बाहर आया। वहीं युग बैठे काफ़ी देर तक सोचने लगा कि वह किस तरह परेशान हो गया था, और उसकी कंपनी भी कंडीशन कोई ठीक नहीं चल रही, क्योंकि मयंक अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, जिससे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी है, और मयंक का इस तरह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। दूसरी तरफ मेहता बंगलो, रेहान ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सोया हुआ था, और जब वह सोकर उठा तो उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वह बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और वॉशरूम में गया। आज करीब 1 घंटा फ्रेश होने में लग गया। शावर के नीचे खड़ा रहा, और जब 1 घंटे के बाद वह बाहर निकला तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। उसका चेहरा अभी भी लटका हुआ था।
नारायण जी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उन्हें पता था कि उनका बेटा कमरे में है, क्योंकि कदम ने उन्हें सुबह बता दिया। वह काफ़ी देर से घर आए थे। रेहान अपनी नज़रें चुराते हुए लिविंग एरिया में आया। वह नहीं चाहता था कि उसके डैड से उसका आमना सामना हो, पर रास्ता तो वही था उसे बाहर जाने के लिए, और उसके डैड इस वक्त लिविंग एरिया में ही व्हीलचेयर पर बैठे थे। रेहान उन्हें देखकर धीरे धीरे चलते हुए बाहर जा रहा था कि उतने में नारायण जी उसे रोकते हुए बोले, रेहान बेटा। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।